Hello friends, today now topic is the multi-component reaction. In the next video lecture जो होगी वो उगी रिएक्शंस के ऊपर होगी. मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस की टाइप है ना, उगी रिएक्शन उसके ऊपर होगी. आज का वीडियो लेक्चर दो रिएक्शंस के ऊपर होने वाला है. एक तो है बिग्नली रिएक्शन और पासरनी रिएक्शंस के ऊपर है. ये दोनों की दोनों एक मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस है. नाउ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस क्या होती है. तो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस जो हैं, जो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन होती है ना, ये एक ऐसे टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं जिसमें टू और मोर मतलब टू और मोर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. टू और मोर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वो सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस करेंगे. ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टार्टिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं. जैसे जो अपना रिएक्टेंट होता है ना, ऐसे ही स्टार्टिंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्ट करेंगे और जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद अपने को क्या होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा. क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा. उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस होते हैं. अभी मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस का बहुत ही बड़ा मतलब एडवांटेजेस है. देखो, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि हमने ए मिलाया, बी मिलाया, सी मिलाया, डी मिलाया. ठीक है, मतलब अपने पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं. उन सभी को मिला के मतलब उनमें से सिर्फ लॉस किसका होगा? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा कोई भी. मतलब मान लो ई प्रोडक्ट मिल गया. ठीक है, या ये कह दे कि हमें पी फॉर द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट मिल गया. इन सभी को मिलाने से हमें प्रोडक्ट मिला और वेस्ट कुछ भी नहीं हुआ. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस होती है ना, ये सबसे पहले तो ये एटम इकोनॉमी होता है. और एटम इकोनॉमी क्या होता है? एटम इकोनॉमी बताता है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर. अगर आपने मतलब 100% आपका रिएक्टेंट है, अगर वो 99% के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपका हाईली एटम इकोनॉमी प्रोडक्ट होगा. मतलब एटम इकोनॉमी होता है, स्टेप एफिशिएंसी होता है. इससे क्या होगा कि जब एटम इकोनॉमी प्रोडक्ट मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन से आपको एटम इकोनॉमी मिल रही है, मतलब 100% आपको प्रोडक्ट की यील्ड मिल रही है, तो वो मतलब क्या बेनिफिट होगा? तो वहाँ पे रिड्यूस ऑफ द वेस्ट. अकॉर्डिंग टू द ग्रीन प्रिंसिपल, जो ग्रीन केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जब भी हम कोई रिएक्शंस करें तो रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए कि उनमें कम से कम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो. मतलब ऐसे रिएक्शंस होनी चाहिए कि जिनसे वेस्ट मटेरियल तो निकले ही ना, निकले तो वो ऐसा निकले जो लेस हजार्डस हो. मतलब ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस इज द 100% गुड रिएक्शंस होती हैं जिसमें एटम इकोनॉमी मिलता है, रिड्यूस द वेस्ट, जिसमें वेस्ट नहीं होता है. इन रिएक्शंस के अंदर वेस्ट कम से कम होता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिड्यूस द वेस्ट जनरेट मटेरियल. यहाँ पे वेस्ट रिड्यूस होता है, वेस्ट जनरेट जो मटेरियल है वो बहुत कम होते हैं. और सबसे बड़ी बात, इनसे मतलब पॉलीमर की रिएक्शंस बनती जाती हैं. ठीक है, ड्रग डिस्कवरी में भी इनका यूज़ किया जाता है. किन में यूज़ किया जाता है? ड्रग डिस्कवरी में इनका यूज होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज होता है, कंबाइनेशनल केमिस्ट्री में यूज होता है. नेचुरल प्रोडक्ट को सेंथाइन करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए भी इन मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस का यूज होता है. और पॉलीमर्स जो होते हैं ना, पॉलीमर इज द बैकबोन, मतलब पॉलीमर जो है ना वो बैकबोन है केमिस्ट्री की. और पॉलीमर्स के लिए भी मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस इज द वेरी हेल्पफुल होती है. इनमें क्या आता है कि आप रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को ऐड करते जाओ और आपको प्रोडक्ट मिलते जाएंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मल्टी कंपोनेंट्स रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं. तो जो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं. बट और अकॉर्डिंग सिलेबस हम किन को स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे मैनिक रिएक्शंस को. हम किन को स्टडी करेंगे? मैनिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. दूसरा, उगी रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, और थर्ड, आज के वीडियो लेक्चर में हम बिगनली मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. और मतलब फोर्थ किसको स्टडी करेंगे? पैसरनी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. ठीक है, मैनिक, उगी, बिगनली और पैसरनी रिएक्शंस को, ये मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. हम इनको स्टडी करेंगे ओवर सिलेबस के अकॉर्डिंग.
ठीक है। तो सबसे पहले उगी रिएक्शंस को इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम बिग्नली और पाशरनी रिएक्शंस जो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है इनको हम स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बिग्नली रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जिसको MCR मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। जो बिग्नली रिएक्शंस होती हैं ये एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन होती हैं। ये जो होती हैं इनमें 3C कंपोनेंट की रिएक्शन होती है। 3C रिप्रेजेंट करता है कि इनमें हम 3 कंपोनेंट का यूज़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, बिग्नली रिएक्शंस में 3 कंपोनेंट का हम यूज़ करेंगे और 3 कंपोनेंट का यूज़ करके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, अब वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 3 कंपोनेंट में सबसे पहले तो हमारे पास आता है बीटा डाई कार्बोनिल। बीटा डाई कार्बोनिल आता है। दूसरा कंपोनेंट मतलब फर्स्ट कंपोनेंट बीटा डाई कार्बोनिल हो गया। दूसरा आता है यूरिया और थर्ड आता है बेंजीन एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो, मतलब कॉमन एल्डिहाइड भी हो सकता है। बेंजीन एल्डिहाइड हम लेंगे, बेंजीन एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, मतलब 3C कंपोनेंट की बिग्नली रिएक्शन जो है, ये जो B होता है ना, ये बताता है कि ऐसे क्या बनता है 3, और 3 रिप्रेजेंट करता है 3 कंपोनेंट को, और ये B बताता है कि इसमें हम सबसे पहले बीटा डाई कार्बोनिल का यूज़ करेंगे, फिर यूरिया का यूज़ करेंगे और फिर बेंजीन एल्डिहाइड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम रिएक्शंस जो मैकेनिज्म है उसको हम शुरू करते हैं। मैकेनिज्म कहता है कि बीटा डाई कार्बोनिल हम लिख लेते हैं। बीटा डाई कार्बोनिल क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे है कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई भी CH3 ग्रुप है। ठीक है, और इधर भी क्या है, कोई CH3 ग्रुप है, और इधर हम ले लेते हैं यूरिया N, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और अब हम लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हो गया हाइड्रोजन्स, इधर हो गया बेंजीन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करता है कि जो नाइट्रोजन्स के लोन पेयर है, मतलब ये आपके पास यूरिया है, ये यूरिया के ऊपर जो नाइट्रोजन्स है, ठीक है, मतलब यूरिया की स्ट्रक्चर में जो ये नाइट्रोजन्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन्स के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुके हैं। अगर वो 4th बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन्स पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये नाइट्रोजन अपने बॉन्ड को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को डोनेट करेगा। हमें पता है कि नाइट्रोजन्स के 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर जो है, मतलब ये अपने लोन पेयर जो है बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन को अपने नाइट्रोजन लोन पेयर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को, इसके लिए फॉर द बॉन्ड की फॉर्मेशंस करने के लिए, कि बॉन्ड को बनाने के लिए डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो क्या होगा, कार्बन्स के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस कंडीशंस में भी ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को ले लेगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आगे स्टेप्स देखो, आगे स्टेप्स क्या कहते हैं कि इस नाइट्रोजन ने इधर अटैक किया, क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो चुका है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिल के जैसे बिहेव करेगा। आगे हम इसका यूज़ देखेंगे कैसे, मतलब यहाँ से, क्योंकि देखो इसके दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो CH2 होता है, ये जो CH2 है ना, ये एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इसके दोनों साइड ही क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जो मतलब इसको और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स बना रहे हैं, ताकि जब यहाँ पे रिएक्शंस होगी आगे तो इससे इन दोनों हाइड्रोजन्स को निकालना ईजी होता है ड्यू टू एसिडिक बनाने के कारण, क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जा रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिससे ही अपने इन दो CH2 जो हाइड्रोजन्स ग्रुप है ना, इनको भी इजीली डोनेट कर देगा। ठीक है, रिएक्शंस कैसे हो गया आगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हमें रिएक्शंस को सेम ऐसे ही लिख लेना है। अभी CH3 हो गया, यहाँ पे हो गया CH2 ग्रुप हो गया, ये हो गया कार्बन
ऑक्सीजन्स पे क्या हो गया नेगेटिव, और इधर क्या हो गया CH3, और इधर क्या हो गया नाइट्रोजन्स, और नाइट्रोजन्स के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया पॉजिटिव? क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिए अब इसने, ठीक है। इस नाइट्रोजन्स पे पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसने भी तो 4 बॉन्ड बना लिए, इसलिए पॉजिटिव आ गया। इस कार्बन के साथ, मतलब इस कार्बन के साथ, और इस यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे बेंजाइल की रिंग, और ये हो गया हाइड्रोजन्स। समझ में आया? अब देखो आगे, आगे स्टेप्स क्या कहते हैं। नाइट्रोजन्स के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये अपना एक बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन कहेगा भाई हाइड्रोजन तेरे को तू और कहीं चला जा, मतलब ऑक्सीजन के पास चला जा, उसके पास एक, मतलब एक रूम तेरे लिए एक बॉन्ड खाली है तो उसके पास चला जा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसका एक हाइड्रोजन टूट के बाहर निकल जाएगा, मतलब H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव है उस H पॉजिटिव को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये दोनों O नेगेटिव क्या बन जाएंगे OH फॉर्म में बन जाएंगे, जिनको हम लिखेंगे इस रिएक्शंस को आप ऐसे कर लो। देखो CH3 यहाँ पे हो गया CH2, ये क्या हो गया कार्बन, और इधर क्या हो गया OH, इधर क्या हो गया CH3, इधर हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर अब एक हाइड्रोजन बचा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर क्या हो गया नाइट्रोजन, इधर क्या हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया कार्बन, यहाँ पे हो गया OH, ये हो गया हाइड्रोजन्स, और ये आपके पास कोई भी एराइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया हाइड्रोजन्स है। अब देखो हमने पहले ही बता दिया था कि ये अब एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो ये यहाँ से ये जो OH है ऑक्सीजन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे ऑक्सीजन्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो ये 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है ना ऐसे, इसको अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कार्बन इनसे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होने के कारण ये अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों से अपने अपने बॉन्ड को वापस ले लेगा, ठीक है, वापस ले लेगा। और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन्स को अपने ये वाला OH जो ग्रुप है और ऑक्सीजन्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन इस OH के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा OH2 बनेगा, और OH2 बनते ही ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए 3 बॉन्ड, तो जैसे ही ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अपने बॉन्ड को ब्रेक करके, मतलब यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH2 फॉर्म हो जाएगी, जब ये यहाँ से ये हाइड्रोजन्स को क्या कर लेंगे गेन कर लेंगे, और इसके ऊपर भी OH2 होके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों ही OH2 यहाँ से मतलब इस कार्बन से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे, और रिएक्शंस में आगे क्या होगा कि 2H2 मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, और ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ फॉर्मेशंस कर लेगा, और इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है, क्या करेगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशंस कर लेगा, और प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया कार्बन, ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कैरी करेगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड तो फॉर्मेशन है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लेगा, और इसके 1 2 3 बॉन्ड है, तो इसके साथ एक ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, और फिर एक और डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन्स हाइड्रोजन, और ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होगा। तो ये अपने पास थी बिग्नली की रिएक्शंस थी मल्टी कंपोनेंट स्टेप्स की। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ही लॉस हुआ है। सबसे पहले तो इसमें क्या था कि हम बीटा डाई कार्बोनिल लेंगे और एक यूरिया मॉलिक्यूल मतलब यूरिया मॉलिक्यूल लेंगे और एल्डिहाइड लेंगे। यूरिया अपने जो नाइट्रोजन्स यूरिया के पास जो 2 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट हैं वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों मतलब डाई कार्बोनिल को भी बीटा डाई कार्बोनिल को भी और एल्डिहाइड को
अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद मतलब डोनेट्स करेगा और फिर यहाँ पे डोनेट करने के बाद नाइट्रोजन्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन अपने यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन्स अपने एक हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। इस ओ नेगेटिव को, दोनों तरफ ओ नेगेटिव है तो ये वाला नाइट्रोजन जो है अपना एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। इधर वाला जो नाइट्रोजन है अपना एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, जिससे OH की फॉर्मेशन होगी। ये वाले जो OH होते हैं यहाँ पे जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप होता है जहाँ से हाइड्रोजन को निकालना बहुत ईजी होता है। इधर से क्या करेंगे कि दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन्स को बाहर निकाल लेंगे। मतलब एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, दूसरा हाइड्रोजन ये वाला OH ग्रुप लेगा, OH2 फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास वो पेसरनी रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शंस भी 3 कंपोनेंट की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम 3 कंपोनेंट में क्या क्या यूज़ करेंगे। एक तो हम यूज़ करेंगे एल्डिहाइड को, दूसरा हम यूज़ करेंगे आइसोसाइनाइड को। एक एल्डिहाइड होता है अपने पास, एक आइसोसाइनाइड लेंगे और थर्ड अपने पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होगा, ठीक है। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा एसाइलोक्सीअमाइड बनेगा। अल्फा एसाइल एलॉक्सीअमाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस हो जाएगी, ये प्रोडक्ट अपना बनेगा पेसरनी रिएक्शंस के अंदर। इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक आयोनिक मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट का ही यूज़ करेंगे। मतलब इन दीज रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 3C कंपोनेंट रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए हम पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, जिसमें मिथेनॉल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा हम यूज़ करेंगे और यहाँ में प्रोडक्ट अल्फा एसाइलोक्सीअमाइड प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले रिएक्शंस होगी एल्डिहाइड की और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस होगी। इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी रिएक्शन इस आइसोसाइनाइड से होगी। फिर कंप्लीट रिएक्शंस को हम शो करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप नंबर फर्स्ट कहता है कि जो एल्डिहाइड है ये रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H पॉजिटिव है, जो प्रोटॉन है, एल्डिहाइड क्या करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और कैसे करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या हो गया O, यहाँ पे हो गया H। ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपने पास एल्डिहाइड है। ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड को ले लेगा, जिससे